गुड मॉर्निंग। मैं योगेश शर्मा विषय क्लासेज के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर लेसन नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। और इन मूलभूत अवधारणाओं के अंदर हमने कुछ उपयोग पढ़ लिए थे। रसायन विज्ञान होती क्या है, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। दो टॉपिक जो हमने यहाँ पर पढ़े थे। अगला टॉपिक आप देखिएगा, अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर रसायन का कृषि के क्षेत्र में महत्व। कहाँ पर? कृषि के क्षेत्र में महत्व। जो रसायन विज्ञान है, इस रसायन विज्ञान का कृषि के क्षेत्र में महत्व कहाँ किया जाता है, क्या महत्व, इसका उपयोग क्या कर सकते हैं। तो देखो, कृषि के क्षेत्र में सबसे पहला अगर आप लोग बात करोगे ना, फसल उत्पादन में, कहाँ पर करेंगे? फसल उत्पादन। यानी किसी भी प्रकार की जब कोई भी फसल की उत्पादन करना होगा, उसको पैदा करना होगा, तो हमें अगर अच्छी गुणवत्ता की फसल यहाँ पर प्राप्त करनी है तो हमें जो है रसायनों का उपयोग यहाँ पर करना ही होगा। अगर मान लो आप लोगों ने रसायनों का उपयोग नहीं किया, हम नेचुरल यहाँ पर अगर हमने रसायनों का उपयोग नहीं किया और नेचुरल अगर हमने फसल प्राप्त करते हैं तो उसकी उत्पादन की मात्रा कम होगी। जैसे पहले पुराने समय जब किसान खेती करते थे तो उनको कम मात्रा में फसल जो पैदावार है वो मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे जब फैक्ट्रियों में आविष्कार हुआ, रसायन का उपयोग किया जाने लगा, दवाइयों का यूज किया जाने लगा, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जाने लगा, तो उसके आधार पर फसल का उत्पादन भी धीरे धीरे क्या हुआ है, यहाँ पर बढ़ा है। तो पहला बात तो ध्यान रखनी है कि फसल के उत्पादन में हमारे पास का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। दूसरी बात है, इस फसल उत्पादन में कुछ परेशानी आती है। जैसे फसल उगाते समय उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग भी, उन्नत किस्म के बीज जो है ये भी हम रसायन के द्वारा ला सकते हैं। ठीक है, उन्नत किस्म के जो बीज है इनको भी हम यहाँ पर रसायन के द्वारा ला सकते हैं। इसके अलावा सर कीटों पर नियंत्रण, यानी जब आपने फसल उगा दी, फसल अच्छे तरीके से हो रही है, सही प्रकार से फसल है, तो फसल के पेड़ पौधों पर भी क्या हो जाता है, हमारे पास यहाँ पर कीटों पर नियंत्रण हो जाता है, मतलब कीड़े लग जाते हैं। और उन कीड़ों को मारने के लिए जिन दवाइयों का, जिन कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, वो सारे के सारे किससे बने होते हैं? रसायन से। इसके अलावा बीमारियों में देखा है आप लोगों ने, कीड़ों के साथ साथ फसल के अंदर जो है, फसल के जो पौधे हैं उनमें कुछ अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो जाती है, और तो बीमारियों से बचने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पर फसल उत्पादन का क्या किया जाता है, तो जो रसायन है, इस रसायन का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। एक आता है भूमि उपचार। भूमि उपचार का मतलब मिट्टी जो है, अगर मान लो मिट्टी बंजर है या मिट्टी की क्षमता में कोई परिवर्तन आ रहा है, मिट्टी क्षारीय हो गई, मिट्टी अम्लीय हो गई, तो मिट्टी के सुधार के लिए भी हम यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, रसायनों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा पौधे की कार्यिक क्रियाओं में अब देखो पौधे की कार्यिक क्रिया क्या है, यानी पौधा जो अपने अंदर जिन जिन क्रियाओं का उपयोग करता है, जैसे हमने कहा यहाँ पर सर प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, श्वसन, इन सभी का जो हम उपयोग करते हैं यहाँ पर, वो हम किसके द्वारा करते हैं? रसायन विज्ञान के अंदर जो रसायनों के द्वारा इनकी मात्रा कम की जा सकती है और इनकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये फसल उत्पादन में अनेकों प्रकार से रसायनों का हम यहाँ पर क्या करेंगे? उपयोग करते हैं। बहुत सारी दवाइयां बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लो आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और एक आती है आपके पास सल्फाडाइजिन और एस्पिरिन आदि जो दवाइयां हैं। देखो ये वो दवाइयां हैं जिनका उपयोग, इन दोनों का उपयोग तो इंसानों में भी करते हैं, लेकिन इनका उपयोग जो है
पौधे के अंदर उस पौधे को सही उपचार करने के लिए, पौधे को सही प्रकार से कीटाणुओं से मुक्त या कीड़ों से मुक्त करवाने के लिए भी जो है हम यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये है हमारे पास पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फाडाइजिन, एस्पिरिन, इन दवाइयों के निर्माण में भी हम यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे? एक आता है सर फफूंदनाशी। फफूंदनाशी का मतलब जैसे पौधों के ऊपर या बीजों के ऊपर जो फफूंद लग जाती है उस फफूंद को हटाने के लिए। कीटाणुनाशी, कीटाणुओं को हटाने के लिए जो कीटाणुनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है वो। इसके अलावा आप यहाँ पर बोल सकते हो पीड़कनाशी या खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी का मतलब देखो खरपतवार क्या होती है, तो जब फसल उगाते हैं ना, जैसे हमने गेहूं की फसल उगाई, अब उस गेहूं की फसल में गेहूं के अलावा जो भी पौधे उगेंगे, जैसे उनके साथ कोई अलग पौधे उग जाते हैं, उन सारे के सारे पौधों को यहाँ पर क्या बोलते हैं? खरपतवार। और इस खरपतवार को हटाने के लिए दवाई का उपयोग किया जाता है खरपतवारनाशी का। खरपतवारनाशी के रूप में 2,4-D सर्वाधिक प्रचलन में दवाई है, उसका नाम क्या है? 2,4-D। ये 2,4-D जो है ना गेहूं के अंदर डाली जाती है। गेहूं के जब इसको छिड़का जाता है ना तो गेहूं के पौधे के अलावा जितने भी खरपतवार होते हैं सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना खरपतवारनाशी में कीटाणुनाशी, फफूंदनाशी आदि के लिए जो उपयोग करेंगे यहाँ पर वो किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पर रसायनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम यहाँ पर इनका उपयोग करेंगे। लेकिन सर ये तो इम्पोर्टेंट लगा के ध्यान रख लेना, जैसे भूमि उपचार में, इसके अंदर भूमि के उपचार में, अब भूमि जैसी क्या बीमारी होने लगी, किसके उपचार में मैं रसायन लेने लगी? तो उपचार नहीं, भूमि की बीमारी नहीं है, भूमि की जो मिट्टी की जो प्रकृति है, प्रकृति के आधार पर मिट्टियां होती है 4 प्रकार की। अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, उदासीन मिट्टी और एक और होती है जिसमें अम्लीय और क्षारीय प्रकार की दोनों पाई जाती है। तो ध्यान रखना 4 प्रकार। लवणीय मिट्टी, चौथी कौन सी होती है? लवणीय मिट्टी। 4 मिट्टियां होती है। सर्वाधिक उपजाऊ वाली जो मिट्टी होती है वो होती है हमारे पास उदासीन। कौन सी होती है? उदासीन। अब इस उदासीन मिट्टी, जैसे मान लो मैं किसी भी गेहूं की फसल अच्छी प्राप्त करनी है तो मिट्टी की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? उदासीन। भाई हमें मान लो गेहूं की फसल, कोई सी फसल अच्छी प्राप्त करनी है तो हमारे पास मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? उदासीन होनी चाहिए। अब उदासीन के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? मान लो हमारे पास मिट्टी हो गई क्षारीय, मिट्टी की प्रकृति कौन सी है? क्षारीय। या मिट्टी की प्रकृति हमारे पास अम्लीय। एक तो मिट्टी की प्रकृति कौन सी है? क्षारीय, और एक मिट्टी की प्रकृति कौन सी है? अम्लीय। अब इन दोनों के उपचार के लिए क्या क्या करेंगे? तो जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है ना, क्षारीय, इस क्षारीय मिट्टी के अंदर जिप्सम डाल दिया जाए, जिप्सम जो डाल दिया जाए तो जिप्सम डालने से इस क्षारीय मिट्टी की प्रकृति कैसी हो जाती है? उदासीन हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्षारीय मिट्टी के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर जिप्सम का। और अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है सर चूने का। अगर इसके अंदर सफेद चूना जो डाल दिया जाए अम्लीय मिट्टी के अंदर, तो जैसे मान लो इसका पीएच मान घटेगा और इसका पीएच मान बढ़ जाता है, जब 7 से ज्यादा हो जाए पीएच मान तो जिप्सम डाल देंगे तो इसकी प्रकृति वापस कैसे हो जाएगी? उदासीन। और अगर अम्लीय मिट्टी है और इसके अंदर अपन चूना डाल देंगे तो इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी? वापस से उदासीन हो जाती है। तो दोनों मिट्टियों के तौर पे आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। देखो इसके बाद जो टॉपिक यहाँ से बात स्टार्ट होता है में, आपने नाम सुना होगा रासायनिक संयोजन के नियम, और पढ़े भी होंगे शायद 9th क्लास में। 2 नियम जो है वो हमें दे रखे थे। नाम क्या है? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन नियम, रासायनिक संयोजन। सबसे पहली बात तो रासायनिक संयोजन नियम कहते किसे हैं? भाई मान लो हमारे पास कोई बात आई रासायनिक संयोजन, तो रासायनिक संयोजन जो नियम है ये नियम कहते किसे हैं? तो ध्यान रखना कि मान लो हमारे पास जैसे यहाँ H2O है, जल है कौन है? H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग अनुपात में मिले हुए हैं, लेकिन एक जल के अणु के अंदर भी अनुपात वही होगा और 10 जल के अणु हो जाएंगे तो भी अनुपात वही होगा। भाई जल का अणु 1 होगा तो भी अनुपात वही रहेगा, जल का अणु अगर अलग अलग होगा तो भी अनुपात वही रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तत्वों के निश्चित अनुपात, तत्वों के किसमें?
निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में जब भी कोई तत्व क्या कर ले, यहाँ पर रासायनिक संयोजन कर ले, तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन जब कोई तत्व कर लेगा, इस रासायनिक संयोजन करने से के व्यवस्थित ढंग कोई, व्यवस्थित ढंग मतलब कोई तत्व जुड़ रहा है निश्चित अनुपात में, लेकिन वो कैसे जुड़ेगा, तो उस जुड़ने के जो व्यवस्थित तरीका होगा, जैसे खाना तो खा रहे हैं लेकिन खाने खाने यही तरीके होते हैं ना, कोई तो उठाई की तरह पड़ता खाता रहता है, इसको अपन आजकल बफर बोलते हैं, और एक होता है सभ्यता के साथ बैठकर प्लेट में खाना खाना। तो वो जो चीज है उसे व्यवस्थित ढंग कोई हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। इसके तत्व जो होंगे और तत्व निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे, और निश्चित अनुपात में जुड़ने के लिए जो रासायनिक संयोजन है, इस नियमों को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर रासायनिक संयोजन के नियम कहा है। कितने नियम पढ़ रहे हैं आप लोगों, तो आप लोगों को 5 नियम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा होता है गैसीय आयतन का नियम, गैसीय आयतन का नियम। चौथा होता है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। और एक आता है लास्ट, वो ध्यान रखना है यहाँ पर, तुल्य अनुपात का नियम। पांचवा कौन सा है, तुल्य अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम। ये 5 नियम जो है हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। एक तो कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक कौन सा है, स्थिर अनुपात का नियम, और एक कौन सा है, गैसीय आयतन का नियम, गुणित अनुपात का और तुल्य अनुपात का। देखो ये 2 नियम तो आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन जिस तरीके से पढ़ रहे हैं हम उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जानते हो द्रव्यमान संरक्षण नियम के बारे में सबसे पहले जो है वो बताने वाला वैज्ञानिक कौन सा, तो हम इससे पहले जब पढ़ते थे ना, तो 9th क्लास में वैज्ञानिक का नाम दे रखा है लवाई जी है। क्या दे रखा है, लवाई जी। लेकिन हम वहां पर नहीं, हमारी बुक में दे रखा है लाउसियर। क्या दे रखा है, लाउसियर। है दोनों एक ही, लवाई जी है और लाउसियर दोनों ही एक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसकी जो मीनिंग होता है ना, इंग्लिश जो नेम है उसकी हिंदी ट्रांसलेट थोड़े उल्टे सीधे भाषा में हो जाती है। जैसे पर थॉमसन को टॉमसन भी बोलते हैं और थॉमसन भी कहते हैं, उसके आधार पर लाउसियर ने प्रयोग किया था, और उन प्रयोगों के आधार पर इसने एक नियम दिया, और वो नियम कौन सा कहलाया, द्रव्यमान संरक्षण का। क्या होता है सुनना, कि कोई भी जो रासायनिक क्रिया होगी, किसी भी रासायनिक क्रिया के दौरान, मान लो हमारे पास कोई भी रासायनिक क्रिया हो रही है, और इस किसी भी रासायनिक क्रिया के दौरान कोई भी जो रासायनिक क्रिया है, इस रासायनिक क्रिया के दौरान द्रव्य, देखो वहां लिख रखा है द्रव्यमान, 9th क्लास में कोई वर्ड दे रखा है क्या, द्रव्यमान, लेकिन यहाँ क्या है, द्रव्य। ये द्रव्य न तो नष्ट होता है और न ही इस द्रव्य का निर्माण होता है। मतलब कि मान लो हमने कोई 2 पदार्थों को मिलाया, और दोनों को मिलाने पर जो उधर पदार्थ बनेंगे, ना तो कोई मिलाने पर उसका नष्ट होगा कोई, और ना ही कोई पदार्थ यहाँ पर खत्म होगा। अपन दैनिक जीवन के उदाहरण देखते हैं, जो हमारे इस बुक में तो नहीं, लेकिन बस समझने के लिए। जैसे मान लो हमने क्या किया सर, दूध के अंदर अपन ने चाय मिला दी, और चाय के अंदर अपन ने शक्कर डाल दी, ठीक है। ये 3 पदार्थों को हमने क्या किया, आपस में मिलाया। अलग अलग द्रव्य है ना, क्या इन तीनों में से कोई खत्म हो जाएगा क्या, नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर क्या बना दी सर, चाय बना दी। इस चाय के अंदर दूध भी होगा, चाय पत्ती का रंग भी होगा, और शक्कर भी होगी, दोनों के तो तीनों में तीनों होंगे। तो यहाँ पर क्या किसी भी पदार्थ का नष्ट हुआ, कोई खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ। क्या कोई बना क्या, इस दूध चाय शक्कर के अलावा तीसरा बना क्या, नहीं बना। बना तो इन तीनों से मिलकर ही है ना। तो ऐसे नियम को क्या कहा जाता है, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखना, जैसे आपने 4 कप दूध लिया था, उसमें 1 चम्मच चाय डाली, शक्कर डाल दी।
अगर इन तीनों को जब मिलाकर आपने तोला, वजन किया इन तीनों का अपन ने, तुमने पाया कि यहाँ पर तीनों का वजन जो है सर आधा लीटर होता है, 500 लीटर होता है, आधा लीटर 500 ml आधा लीटर होता है। अब इस आधा लीटर को हमने माना यहाँ पर आधा लीटर हमने बनाई। अगर आपने इस चाय की बर्तन को ढक रखा है अच्छे से और उसकी भाप नहीं बनने दी, मंदने मंदने आंच पर बनाते हैं, इस चाय का जो वजन होगा ना, ये भी कितना होगा यहाँ पर 500 ml ही होगा। लगभग माइनर सा कुछ पॉइंटों में कम ज्यादा द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन बिल्कुल एग्जिट जो है इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो बिल्कुल क्या होता है यहाँ पर बराबर होता है। यानी कोई न तो कोई नष्ट हुआ और न ही कोई यहाँ पर बना। कोई भी जब रासायनिक प्रक्रिया होती है ना, उसके दौरान न तो कोई पदार्थ नष्ट होता है और न ही किसी पदार्थ का निर्माण होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, जैसे कोई पदार्थ से ब से अभिक्रिया की और यहाँ पर बनाया क्या स और द, इन दोनों का जो भार है ये आपस में दोनों के दोनों क्या होंगे यहाँ पर बराबर होंगे। अ प्लस ब से मिलकर बनने वाला और स प्लस द से मिलकर बनने वाला, ये नियम लाओसी देकर जा चुके थे, अपना काम ये कर गए। इन्होंने ऐसे दैनिक जीवन के उदाहरणों के आधार पर ही बताया। पर हुआ क्या, इस नियम को केमिस्ट्री में लाने का जो श्रेय है वो जाता है हमारे पास लानडोल्ट को। इसको जाता है लानडोल्ट को। इसने क्या किया, सन 1900 में इस नियम की पुष्टि करने के लिए, इस नियम की पुष्टि करने के लिए प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर कुछ बातें बताई। कौन से नियम की, तो इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करने के लिए लानडोल्ट ने क्या किया था, यहाँ पर नियम दिया और उन नियमों के प्रयोग की पुष्टि करी लानडोल्ट ने। अब क्या नियम दिया सुनो, इन्होंने एक नलिका दी जिसे बोला जाता है लानडोल्ट नलिका। ठीक है, अब वो होती क्या है, जैसे मान लो ये कोई नलिका है हमारे पास, इस प्रकार की कोई नलिका इन्होंने ली और इस नलिका को क्या कहा गया, लानडोल्ट नलिका। इस नलिका में इन्होंने एक तरफ तो जो है सर यहाँ पर एक तरफ तो भर दिया NaCl का विलयन और एक तरफ भर दिया इन्होंने यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। एक तरफ तो क्या भर दिया, सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन, जैसे मान लो एक तरफ तो क्या भर दिया इन्होंने NaCl का विलयन और एक तरफ क्या भर दिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का विलयन। अब दोनों विलयन भर दिए, दोनों विलयन भरकर इस नलिका का मुंह क्या कर दिया, बंद कर दिया। मुंह बंद करने के बाद इन्होंने इस नलिका का वजन मापा, वजन मापा। ठीक है, पहले वजन माप लिया दोनों का और तोल करके पता लगा लिया कि माना कि जैसे उदाहरण के लिए बनवाने का वजन आया 15 ग्राम है, कितना आया 15 ग्राम। दोनों विलयनों का नलिका का टोटल वजन कितना आता है यहाँ पर 15 ग्राम। अब इन्होंने इसके बाद किया कि ये जो नलिका थी ना पूरी पैक थी, इस नलिका को उलट पलट दिया, यानी जैसे उल्टा किया तो दोनों विलयन आपस में मिल गए। अब दोनों विलयन आपस मिलने के बाद कुछ देर बाद इन्होंने जब वापस वजन किया दोनों विलयनों को मिलाने के बाद भी, तो यहाँ पर इसका वजन वापस कितना आता है, 15 ग्राम के आसपास ही आया। ये 15 ग्राम एक चिट्ठी है, समझने के लिए ले रहे हैं कि 15 ग्राम ही आया। तो इससे क्या पता चला कि इसमें जो अ और ब मिले थे, इन्होंने जो सब और द जो अलग अलग पदार्थ बनाए, इन दोनों का द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। अब होता क्या इस समीकरण में, जैसे मान लो NaCl और NaCl के साथ क्या मिला था यहाँ पर AgNO3, ये मिलाया। जैसे ये मिलाया तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो बनता है हमारे पास NaNO3, एक तो क्या बनेगा NaNO3 और एक क्या बन जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर AgCl। एक तो क्या बन जाएगा NaNO3 और एक क्या बनेगा AgCl। जैसे इस नली को उल्टा पुल्टा किया ना तो ये दोनों बन गए थे दोनों साइड में, और ये बना, ये तो क्या था, श्वेत अवक्षेप था। क्या था ये हमारे पास, श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप का मतलब क्या है कि ये तो पानी के अंदर घुलने वाला ही नहीं था, ये तो दोनों नलिकाओं के दोनों साइड में श्वेत रंग का एक कठोर पदार्थ बन गया, नीचे नलिकाओं में बैठ गया। और उसके बाद भी जब इसका वजन किया तो वजन करने पर कितना आया, 15 ग्राम ही आया।
इससे साफ पता चलता है कि दोनों जो विलयन है पहले भी 15 ग्राम ही थे और बाद में रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी कितने बने हमारे पास यहाँ पर 15 ग्राम ही है। तो इससे क्या पता चलता है आप लोगों को, क्या ये जो नियम है ये नियम सही दिया था क्या लाउसियन ने? सही दिया था, यानी किसी भी रासायनिक क्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान यहाँ पर नष्ट होता है। तो ये एक नियम आपने देखा यहाँ पर रासायनिक संयोजन में द्रव्यमान संरक्षण का। अगला नियम अपन कल पढ़ेंगे।